तो अभी हम एनसीईआरटी क्लास 12 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 15 देखना है एक्सरसाइज 7.5 में से कि क्या कह रहा है। यहाँ मुझे इंटीग्रेट करना है वन अपॉन एक्स टू पावर 4 - 1 विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा, देखो सबसे पहले जो इंटीग्रेंट है इसमें एक्स टू पावर 1 अपॉन एक्स टू पावर 4 - 1, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये मैंने कैसे लिखा, तो यहाँ देखो x की पावर 4 - 1 को क्या लिखा सकता है, x की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2। ठीक है, इस चीज़ को देखो मैंने ऐसे लिख दिया और फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की यहाँ आइडेंटिटी लगाई, तो ये क्या आया, ए क्या आ गया, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, अब इसको मैं कैसे खोलूँगा, देखो अब इसको पहले तो यहाँ तक हम पहुँचे। ठीक है, अभी मैं इसको और खोलूँगा कैसे, एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 और ये जो आपका है तो ऐसे लिखा आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो देखो मैंने कैसे इस चीज़ को पहले ऐसे खोला फिर इस चीज़ को मैंने ऐसे खोला। सिमिलरली इस इंटीग्रेंट को मैंने ऐसे भी लिखा है और इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, अब मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे x माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसी इंटीग्रेंट को मैंने ऐसे लिख दिया। अब हम जानते हैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन से किया जाएगा, तो जो हमारा इंटीग्रेंट है इसको अगर मैं देखूँ तो ये क्या है, वो है x माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब मैं इसे कैसे खोलूँगा पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में से, a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये तो पता ही आपको कब लगाते हैं, जब नीचे जो आपकी ब्रैकेट होता है यहाँ पे ये नॉन फैक्टराइजेबल होता है और ये क्वाड्रेटिक में आ जाता है। नॉन फैक्टराइजेबल मतलब क्या, एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसको इक्वल टू 0 कर दो। ठीक है, अब इसको अगर तुम राइट साइड लेके जाओगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 आ गया और एक्स की पावर क्या आ गई, अंडर रूट -1 प्लस -1। ठीक है, अब आपको पता है अंडर रूट -1 में कोई रूट नहीं रह सकता। ठीक है, हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं करते हैं जो क्वाड्रेटिक निकाल रहे होते हैं, हमारे इतने कोर्स में है। ठीक है, हम कभी भी अभी कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं करेंगे, ख़ास तौर से जब अभी हम इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी वो हमारे कोर्स में नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो मैं पढ़ा है पर हमने क्वाड्रेटिक में ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर अभी तक सॉल्व नहीं किए हैं। डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स जब चैप्टर तब हमने किया था उसमें थोड़ा बहुत था ऐसा, पर अभी इस चीज़ में नहीं है। इंटीग्रेशन में आपने नहीं पढ़ा, रिलेशन फंक्शन में आपने ऐसी चीज़ें नहीं पढ़ी हैं अभी। ठीक है, तो ये तो चीज़ नॉन फैक्टराइजेबल हो गई, हमें पता है एक्स का भी अंडर रूट माइनस में नहीं जा सकता। ठीक है, इसलिए इसको फिर हम सी एक्स प्लस डी फॉर्म में लिखते हैं। अब देखो ये लिख लिया, अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, एलसीएम लूँगा। ठीक है, सबका मैंने एलसीएम लिया, देखो तो यहाँ पे तो 1 की जगह 1 ही आ गया और यहाँ पे क्या होगा, a से क्या इंटू होगा, a से आपका इंटू होगा x प्लस 1 और क्या इंटू होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। सिमिलरली b से क्या इंटू होगा x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे सी एक्स प्लस डी से क्या इंटू होगा, देखो यहाँ स्पेस कम पड़ गई, मैं इसको यहाँ पे बॉक्स बना के देखो इसको नीचे लेके जा रहा हूँ। सी एक्स प्लस डी से क्या इंटू होगा एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। तो यानी शॉर्ट में अगर मैं लिखूँ x माइनस 1 एक्स प्लस 1, मैं चाहता तो लिख देता पर मैं उसको भी नहीं करूँगा। मैं एक बार वापस इस पूरी लाइन को देखो नीचे लिखता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ये जान रखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बड़ा थोड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ये आपका वन ऑफ द ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 4 कांस्टेंट आ गए हैं। ठीक है ना, अभी तक आपने ऐसा कोई भी एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन नहीं किया है। ठीक है, इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो मैं इसको अभी सी एक्स प्लस डी
एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, और ये इसका डिनोमिनेटर जो था वो तो ऐसे मैंने लिख दिया। ठीक है, अब देखो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बोथ साइड डिनोमिनेटर कौन सेम है, तो उनको मैंने कैंसिल कर दिया। अब मैं इस पूरी इक्वेशन को इक्वेशन 1 डाल के सॉल्व करूँगा। पहले मैं इसको लिख लूँ क्या है हमारे पास अच्छे से। इस क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा है, बिल्कुल इग्नोर करने की कोशिश ना करना, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाने के चांसेस हैं। 10 चीज़ पढ़ के जाओ उसमें से कुछ ना आए, इससे अच्छा एक चीज़ पढ़ के जाओ भैया जो एग्ज़ाम में पूछी जाने की काफ़ी चांसेस हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम पहुँच गए। इसको मैंने इक्वेशन नाम दे दी 1। अब बात इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो लेट सपोज मैंने आपको बताया कि अगर इस टाइप का हो तो यहाँ पे कंपैरिजन तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू डाल के देखेंगे। सबसे पहले मैं पुट करूँगा x इक्वल टू 1। जैसे ही मैंने x इक्वल टू 1 पुट किया तो ये तो 1 रहेगा। ये क्या आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे आ गया 2। ठीक है, आप x की वैल्यू डाल के देखिए। यहाँ पे 1 + 1 क्या हो गया 2, और यहाँ पे क्या होगा 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2। ठीक है, अब b यहाँ पे 1 डालो, यहाँ पे 1 डालोगे तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0। तो b × 0 कुछ भी करोगे आंसर 0 ही आने वाला है। ठीक है, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। ठीक है, प्लस cx + d, cx × 1, x की जगह मैंने 1 डाल दिया, प्लस d, और यहाँ पे क्या x - 1। अब x का क्या डाल रहा हूँ मैं 1, तो 1 - 1 फिर अगेन क्या हो गया 0, तो ये सब भी 0 हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, b भी 0 हो गया, cx + d भी 0 हो गया। तो यहाँ पे a की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 1/4। ठीक है, चलो मेरी पहली a की वैल्यू निकल आई। अब मैं सेकंड क्या करूँगा, पुट x = -1 इन इक्वेशन फर्स्ट। ये भी लिख दे रहा हूँ वरना आप सोचोगे कि ये तो दिखाई नहीं मैंने। इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, जो कि आपकी ये वाली है पूरी। अब मैं x - 1 रख रहा हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो ये 1 है। राइट हैंड साइड में क्या हुआ देखो, a × -1 + 1 क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ b पे आओ, -1 डालोगे तो क्या होगा -1 - 1 -2, -1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2। ठीक है, cx में क्या आ जाएगा, c - 1 कर दोगे प्लस d, और यहाँ पे क्या आएगा x - 1 - 1 -2 हो गया। चलो ये तो सही है, और यहाँ पे क्या होगा -1 + 1 0। ठीक है, तो अगर में देखा जाए तो पूरा टर्म मेरा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये टर्म भी 0 हो गया। तो यहाँ से मेरी b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/-4। ठीक है, तो देखो मेरा a की वैल्यू निकल आई, b की वैल्यू निकल आई। अब बात है c और d की वैल्यू। ठीक है, तो अब मैं करूँगा, अब मैं x पुट करूँगा, x = 0। जैसे ही मैंने x = 0 पुट किया तो ये हो गया, लेफ्ट हैंड साइड तो 1 ही रहेगा। राइट हैंड साइड क्या हुआ देखो, ये तो 0, तो इससे इंटू ना करो, जो आपके टर्म्स है देखो उनसे आप डायरेक्ट इंटू करेंगे। तो a × 0 ना करके डायरेक्ट a × 1 करो, तो a आ जाएगा। फिर a × 1 करो, फिर क्या आ गया यहाँ पे वैल्यू a पहला तो। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा b × -1 एंड देन -b × 1, तो क्या आया -b। सिमिलरली c + d आएगा ये। ठीक है, और यहाँ पे आएगा देखो 1 × 1 क्या हो गया, 1 × 1 हो गया 0, और 0, और यहाँ पे क्या हुआ 1 × 1, ये आ गया आपका 0, और ये क्या होगा यहाँ पे 0 डालो, सॉरी यहाँ पे 0 डालोगे तो क्या आएगा -1 में, क्या लिख रहा हूँ मैं, इसमें यहाँ पे 1 डाल रहा था, 0 x की वैल्यू अभी यहाँ पे है, तो क्या आएगा यहाँ पे आ गया -1, और यहाँ पे क्या आ गया 0 + 1 1। ठीक है, ये सब इनटू का रिलेशन है यहाँ पे इन तीनों में। तो यहाँ पे जो क्या आया 1 = a - b, यहाँ पे आएगा आपके पास, इसमें माइनस इंटू करो। जैसे मैंने माइनस इंटू किया तो क्या आया यहाँ पे, ये आ गया आपका -c - d। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको और खोल के मैं लिखूँ तो 1 = a - b -c - d। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे a और b, a - b ये देखो, और a की वैल्यू क्या है 1/4 और b की वैल्यू क्या है -1/4। तो 1/4 -1/4 क्या हो जाएगा 1/4 - -1/4। मैं देखो दूसरे पेज में करके दिखाता हूँ वैल्यू रख के। तो देखो
हमें क्या मिल गया था, 1 इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी, और ए बी की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ। क्या है, ए की वैल्यू है 1/4 तो वो डाल दो, और बी की वैल्यू है -1/4, ठीक है, और सी माइनस डी। अब ये क्या हो गया आपके पास, ये आ गया 1/4 प्लस 1/4 और ये माइनस सी माइनस डी 1। ये क्या हो गया आपका, ये आ जाएगा आपका, जैसे आप करोगे तो आएगा 1/2, ये अभी भी माइनस सी माइनस डी, ठीक है। अब क्या हुआ, अब मैं इसको यहाँ लेके जाऊँगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या है यहाँ पे -1/2 इक्वल टू माइनस सी माइनस डी। तो अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ राइट साइड से और लेफ्ट साइड ट्रांसफ़र कर दूँ तो क्या आ जाएगा, c प्लस डी इक्वल टू -1/2, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन नाम दे दे रहा हूँ सेकंड, ठीक है। अब मैं करूँगा, अब मैं पुट करूँगा x इक्वल टू, देखो मैं 1 पुट कर चुका हूँ, मैं -1 पुट कर चुका हूँ, मैं 0 पुट कर चुका हूँ, ठीक है। अब मैं कुछ भी पुट करूँगा, मुझे c और d की एक और फॉर्म में वैल्यू निकलेगी, ठीक है, और मैं उसको निकालने के बाद दोनों को इक्वेट कर दूंगा और c की वैल्यू और d की वैल्यू निकल आएगी। तो अब यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, मैं यहाँ पे x ले रहा हूँ 2, ठीक है, क्योंकि x अगर मैं 2 लूँगा तो क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई का कुछ भी करना होगा 2 से तो ईजी पड़ेगा मुझे। 7 ले लोगे तो डेफिनेट कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करनी पड़ जाएंगी, 7 से कुछ भी स्क्वायर, अगर स्क्वायर 7 हो रहा होगा तो उसका स्क्वायर निकालना टफ पड़ जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई डिवीजन अगर सब हो रहा होगा तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 2 ले रहा हूँ और मेरे को लिख रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड मेरा 1 है। आप देखिए अपने जो आपने इक्वेशन लिखी फर्स्ट वाली, उसमें आप पुट कीजिए और निकालिए। लेफ्ट साइड में आपको 1 आएगा, राइट हैंड साइड में क्या आएगा, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4 + 1, ठीक है, और b आएगा आपका 1, यहाँ पे आएगा आपका 2, जैसे मेरा 4 + 1 5, और ये आ जाएगा 2c + d, ये आ गया आपका 1, ये आ गया आपका 3, ठीक है। और इसको सॉल्व कीजिए तो यह है आपका a × 3 × 5 + b × 5, यह आ जाएगा 2c + d × 3, और मैं सॉल्व करूँ तो a × 15 + b × 5, यह आ जाएगा 6 × c + 3d, ठीक है। अब मैं a b की वैल्यू डाल रहा हूँ यहाँ पे, तो a की मेरी वैल्यू क्या है 1/4 और b की वैल्यू क्या है -1/4, -1/4 × 5, और c 6c और 3d तो जैसे है वैसे ही लिखा रहा है। तो सॉरी मैं ये देखना भूल गया कि आपको दिख नहीं रहा है, तो इससे आप देख लो, मुझे लगा कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ तक पहुँच गए। अब क्या करो, देखूँ ये आ जाएगा आपका 15/4, यहाँ पे 1 इक्वल टू 15/4 -5/4 + 6c + 3d, ठीक है। इसको और सॉल्व करो तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है क्या आएगा, ये 4 ऊपर क्या आया 10/4 आ गया, और ये 6c + 3d, ठीक है। इसको अगर मैं और काट पीट डालूँ यहाँ पे तो क्या बचेगा मेरे पास, देखो इसको जैसे मैं काटूंगा तो ये आएगा मेरे पास, गया 2 से 5 और ये आया यहाँ से 2, ठीक है। और इसको अब मैं अगर लेफ्ट साइड में लेके जाऊँ तो 1 - 5/2 = 6c + 3d, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा 2 - 5/2 = 6c + 3d, और ये क्या हुआ -3 आ गया देखो यहाँ पे, और 2 को आप लेफ्ट साइड में लेके चल जाओ तो क्या आएगा, लेफ्ट साइड में ले जाने के, हाँ लेफ्ट साइड में लेके जाओ तो क्या आएगा 12c + 6d, ठीक है। आप देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये भी 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है, तो एक काम करो 3 से सबको पूरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में डिवाइड कर दो। तो क्या अगर मैं 3 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो क्या मेरा बन जा रहा है, कैलकुलेशन ईजी करने के लिए हम करते हैं, अगर मैंने दोनों साइड किया है, लेफ्ट साइड भी देखो कर रहा हूँ, राइट साइड भी सेम चीज़ कर रहा हूँ, तो फिर कोई आपकी इक्वेशन में फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे कहीं भी यूज़ करो, ठीक है। तो लेफ्ट साइड से क्या आ रहा है -1 = 4c + 2d, ठीक है। तो एक इक्वेशन इसको नाम दे दो थर्ड। अब देखो ये भी सी डी की इक्वेशन है, इसके पहले मैं एक इक्वेशन निकाल चुका हूँ, ये भी सी डी में ही एक इक्वेशन आई थी, ठीक है। अब इसको और से लिखने के लिए काम कर लो, इसको लिख दूँ -1 = 2c + 2d, ठीक है। एक इक्वेशन ये हो गई मेरी, ठीक है, इसी को सेकंड नाम दे दो अब, और एक इक्वेशन -1 = 4c + 2d। अब मैं दोनों को इक्वेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, ठीक है। अब मेरे को यहाँ क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे मेरी सेकंड इक्वेशन मैंने लिख दी और थर्ड इक्वेशन लिख दी, और अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो मैं क्या सॉल्व करूँगा, मैं यहाँ पे फिर माइनस डाल रहा हूँ, देखो
जैसे ही मैंने माइनस डाला 2d तो 2d कट गया। यहाँ पे क्या हुआ, ये -1, ये साइन चेंज होता तो प्लस होता और ये भी कट गया आपका। ठीक है, माइनस करना तो आपको आता ही ना। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन को माइनस कर दे रहा हूँ। ठीक है, सिंपल माइनस यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। और यहाँ पे क्या आया, तो यहाँ से मेरे पास क्या वैल्यू आ गई। पहली बात तो मुझे पता चल गया कि c की वैल्यू क्या है, यह आ जाएगा देखो आपको 2c और यहाँ पे क्या है 0, तो यानी c की वैल्यू तो आ गई 0। ठीक है, अब बात है d की वैल्यू क्या होगी। अब कहीं भी देखो पुट कर दो। लेट सपोज मैं पुट कर रहा हूँ, पुट इन सेकेंड इक्वेशन जो आपकी ये वाली है, तो -1 इक्वल टू 2c प्लस 2d। अब c की वैल्यू यहाँ 0 डालोगे तो क्या हो जाएगा, 2d इक्वल टू -1 हो जाएगा और d इक्वल टू क्या आ जाएगा -1/2। ठीक है, अब देखो आपको d की वैल्यू पता चल गई, c की वैल्यू पता चल गई, ab की वैल्यू को पहले निकाल चुके थे। a की वैल्यू क्या आई थी, a की वैल्यू निकाल चुका था मैं, a इक्वल टू क्या था 1/4 था और b इक्वल टू मैंने क्या था -1/4। ठीक है, तो दोनों की अब मेरे पास चारों कांस्टेंट टर्म्स की वैल्यू है a b c d। ठीक है, अब मैं करूँगा उसके पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में पुट करूँगा, जिसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म ये था, इस इंटीग्रेंट का ये आया था और a b c d की अब मेरे पास वैल्यू आ चुकी है। अब मैं यहाँ पे पुट करूँगा और इसको इंटीग्रेट कर दूँगा सिंपल तरीके से और मेरा आंसर निकल आएगा। तो आप इसको देखिए, मैं नेक्स्ट पेज करता हूँ। ठीक है, तो देखो हमें क्या करना था, हमें इस चीज़ का इंटीग्रेशन करना था, निकालना था। और मुझे पता है कि इस चीज़ को पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, पर हमें तो इसका इंटीग्रेशन चाहिए ना, हमें लिखना थोड़ा ना इस टाइप से। तो इसको क्या, इसका इंटीग्रेट करने तो क्या लगाओगे यहाँ पे, पहली बात तो इंटीग्रेशन साइन। अब यहाँ इंटीग्रेशन लगाया तो आपको लेफ्ट साइड राइट साइड बोर्ड लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या है dx है, तो dx यहाँ पे कॉन्स्टेंट लेके चल रहे हो, dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो क्योंकि यहाँ वेरिएबल x है, तो आपको यहाँ भी dx से ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी इन सब का इंटीग्रेशन का अगर मैं सम करूँगा, इन तीनों इंटीग्रेशन का, तो वो मेरे इसके बराबर निकल आएगा। तो अगर मैं इसको फर्स्ट मान लूँ, इसको सेकंड मान लूँ, इसको थर्ड मान लूँ और a b c d की वैल्यू डाल के करूँ, जो कि मेरे पास निकल चुकी है a b c d, तो मेरा आंसर निकल आएगा। तो सबसे पहले देखो मैं फर्स्ट इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहा हूँ। मैं इसमें a की वैल्यू डाल के कर रहा हूँ। ये क्या है, 1/4 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 dx। अब 1/4 को मैंने बाहर क्यों ले लिया है, क्योंकि ये एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, इसमें मैंने इसको बाहर ले लिया है। तो अब x लेट यहाँ पे कर लो, x माइनस 1 इक्वल टू यू, बोथ साइड डिफ्रेंशिएट, dx इक्वल टू डी यू आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, ठीक है ना, वह x माइनस 1 की जगह आप पुट कर दो u, dx की जगह डी यू। अब इसका आंसर क्या आ गया, 1/4 लॉग मॉड u प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c1। और अब u की यहाँ वैल्यू डाल दो, u की वैल्यू क्या है, x माइनस 1 प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c1। ठीक है, तो ये एक हमारा आ गया पहला का। तो अब मैं करूँगा सेकेंड इंटीग्रेशन। तो देखिए कैसे करता हूँ सेकेंड में। तो अब मैं सेकेंड करता हूँ। सेकेंड इंटीग्रेशन में क्या है, देखो सेकेंड इंटीग्रेशन में फिर से वैल्यू डाल करूँगा। -1/4 b की वैल्यू है, इंटीग्रेशन मुझे कैसे करना है, x प्लस x 1/x प्लस 1 का विद रिस्पेक्ट टू dx। ये अगेन -1/4 एक कॉन्स्टेंट टर्म था, तो इंटीग्रेशन के बाहर आ गया है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, यहाँ लेट कर लो t इक्वल टू x प्लस 1। बोथ साइड अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा अब यहाँ पे, ठीक है ना, इसको बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करूँगा, मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इस चीज़ को, तो क्या आ जाएगा मेरा, इस साइड आ जाएगा dt, इस साइड आ जाएगा dx, प्लस 1 क्या है कांस्टेंट टर्म है, तो उसका डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पे पुट करो -1/4 x प्लस 1 की जगह क्या पे पुट कर दे रहा हूँ t, और dx की जगह dt, क्योंकि dx इक्वल टू dt आया है। अब मैं इसको अगर इंटीग्रेट करूँ तो -1/4 लॉग मॉड में t प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c2। ठीक है, अब यहाँ पे मैं t की वैल्यू डालूँ तो क्या है, t की वैल्यू है x प्लस 1। ठीक है, तो ये आ गया हमारा सेकेंड इंटीग्रेशन। अब मैं इसको थर्ड इंटीग्रेशन करता हूँ। थर्ड इंटीग्रेशन में क्या दिया गया है, थर्ड इंटीग्रेशन थोड़ा सा देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, पर ये है बहुत ईजी। इस टाइप से था ना, इस टाइप से था मेरा थर्ड इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे मैं c और d की वैल्यू डाल दे रहा हूँ, तो क्या बन जा रहा है, देखो c की वैल्यू 0 है, तो 0 इंटू x, और d की वैल्यू क्या है आपके पास, -1/2। ठीक है, x² प्लस 1, और सब क्या था dx। ठीक है, अब ये तो 0 है, तो इसको तो भूल जाओ, हमें सिर्फ अब इस चीज़ का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो क्या है, -1/2 x² प्लस 1 dx। अब देखो ये तो बहुत वेल अंडरस्टूड है, मतलब ये चीज़ तो काफ़ी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। 1/x² प्लस 1 dx किसका इंटीग्रेशन होता है, tan इनवर्स x प्लस
इंटीग्रेशन कांस्टेंट C1 C2 C3 जो भी बोलो ये, ठीक है। तो ये तो वेल अंडरस्टूड फॉर्मूला है, ठीक है। इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये आपको बहुत पहले बता दिया जाता है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा यहाँ पे, इस टर्म का वो -1/2 tan इनवर्स x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट C4, ठीक है। अच्छा, जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहाँ तो C है यहाँ तो C4 आप लिख दे रहे हैं, वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, वो कुछ भी हो सकता है। NCERT C यूज़ कर रही है, इसमें मैं C लिख रहा हूँ, वरना मैं चाहूँ तो ABCDEFGZPQRST कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है ना। तो उसमें कोई बाउंडेशन नहीं कि C ही रखना है या C दिया गया है तो यहाँ पे आप C4 कैसे यूज़ कर ले रहे हैं, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है ना, देखो मेरा थर्ड इंटीग्रेशन भी आ गया है, ठीक है। थर्ड इंटीग्रेशन भी आ गया है, मेरा सेकंड इंटीग्रेशन भी आ गया है और मेरा फर्स्ट इंटीग्रेशन भी मैं निकाल चुका हूँ, ठीक है। अब मैं आंसर लिखने जा रहा हूँ फाइनली। तो फाइनली मेरा आंसर क्या होगा, देखो फर्स्ट इंटीग्रेशन का जो आंसर होगा, सेकंड इंटीग्रेशन का जो आंसर होगा, थर्ड इंटीग्रेशन का आंसर होगा, वो साथ में मिलके लिखा जाएगा, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म का हम इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं जो कि इक्वल है जो हमारा गिवन इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो देखो क्या है, पहले का आंसर में क्या आया 1/4 log मॉड में x - 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट C1। सेकंड का आया मेरा -1/4 log मॉड में x + 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट C2 और -1/2 tan इनवर्स x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट C4, ठीक है। मैं C3 लेना चाहिए था पर मैंने C4 ले लिया, कोई बात नहीं उससे, ठीक है। अब देखो क्या है, हमको अच्छे से पता है क्या, log A प्लस log B, ठीक है। अगर बेस सेम है, बेस मतलब क्या, यहाँ पे एक बेस होता है, ठीक है। आप में बेस 10 लेके सब किया जा रहा है, तो अगर ये सेम है तो क्या होता है, log A प्लस B हो जाता है। A प्लस में जो होता है log, उसको क्या आ जाता है मल्टीप्लिकेशन में, पहली चीज़। और अगर log A माइनस log B हो तो किस में आ जाता है, ये आ जाता है log A/B में, जो माइनस वाला है वो नीचे आ जाता है। तो देखो 1/4 यहाँ भी कॉमन है, 1/4 यहाँ भी कॉमन है, यहाँ का बेस सेम है, यहाँ पे भी बेस सेम है log के। तो कैसे हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1/4 log x - 1 मॉड में अपॉन x + 1, ठीक है, ये आ गया। और दूसरा मेरे पास क्या है यहाँ पे -1/2 tan इनवर्स x। अब देखो C1 C2 C4 की जगह मैं क्या डाल दे रहा हूँ यहाँ पे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट C, ठीक है। वेयर लिख दे रहा हूँ मैं C = क्या है, C1 C2 + C4, ठीक है। और यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन ख़त्म। मैं इसको आंसर्स का मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। जब आप बोर्ड्स में लिखें कॉपीज, ध्यान रखें कि आप आंसर प्रॉपर एक बार मार्क कर दें, ठीक है। और लगातार इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। इस क्वेश्चन को 1-2 बार करो, हो सकता है नहीं होगा पहली बार में, ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, पर 1-2 बार कर लोगे तो आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन काफ़ी मतलब आ सकता है, चांसेस हैं, क्योंकि इसमें पहली बार 4 वेरिएबल और 4 कांस्टेंट यूज़ किए गए हैं, ABCD यूज़ किए गए हैं, तो काफ़ी चांसेस इसके आने की, क्योंकि भले ही एक ही क्वेश्चन ऐसा दिया गया NCERT में, पर तगड़ा दिया गया है, जो कि इसको अपने आप में ही एक इम्पॉर्टेंट बना देता है, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और एक बार समझ गए तो बहुत ही ईजिली डन भी किया जा सकता है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, बड़े बड़े नंबर के होते हैं, अगर बच्चा नहीं किया होता तो उसको बहुत पहली बार तो क्वेश्चन देख के डर जाता है वो, जब उसको पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में लिखता है कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। पर आप देख रहे थे कैसे C की वैल्यू 0 कर दी गई है, जिसकी वजह से क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया है। तो ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन अगर आप 3-4 बार प्रैक्टिस कर लेते हो, 1-2-3 बार, तो फिर आपको उससे डर नहीं लगता, ठीक है ना। तो एंड टाइम से अच्छा है पहले ही कर लो, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। So thank you for watching it.